हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने ड्रामा लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एनी को देखते हैं जो कि 18 साल की हो चुकी है और वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वो जैसे जान बचाकर भाग रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि उसके बायोलॉजिकल ही फादर हैं। और वो उसकी शादी कुछ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए एक ओल्ड मैन से करवा रहे होते हैं, इसीलिए वो उनसे जान बचा के भाग रही होती है। लेकिन जैसे ही वो पकड़े जाने वाली होती है तभी अचानक एनी अपनी आंखों के सामने अपने स्कूल के सबसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल इंसान को देखती है, जो कि उन लोगों को बुली करता था, जिसका नाम जिलिंग होता है। एनी की आंखों में जिलिंग को देख के बचने की एक उम्मीद आती है और वो उस वक्त कुछ भी नहीं सोचती और वो जिलिंग के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देख के एनी के डैड जिलिंग से बोलते हैं कि तुम अभी एक स्कूल स्टूडेंट हो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। पर लेकिन जिलिंग उधर चुपचाप अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए एनी के डैड और उसके गुंडों को घूर रहा होता है। जिलिंग कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए एनी के डैड अपने गुंडों से उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं। लेकिन जिलिंग एक एक करके सभी गुंडों को मजा चखा देता है, बहुत मारता है उन लोगों को, बहुत मारता है। ये सब देखकर एनी के डैड उस एनी को वहीं पर उसके पास ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद जिलिंग भी चुपचाप वहां से जाने लगता है, पर उसको एनी रोक लेती है। जिलिंग एनी की तरफ मुड़ता है और देखता है कि एनी की आंखों में बहुत ज्यादा डर होता है। एनी थोड़ा सा करेज के साथ जिलिंग से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे पैसे लेते हो। फिर एनी जिलिंग को अपने पास से कुछ चिल्लर निकाल कर देती है और उससे कहती है कि इन पैसों के बदले तुम मुझे भी प्रोटेक्ट करो। इस पर जिलिंग एनी से पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? तो एनी उसे बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम स्कूल के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन हो। फिर जिलिंग कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये चिल्लर पकड़ा रही हो मुझे। ये सुनकर एनी रोने लगती है और उससे बोलती है कि अभी मेरे पास बस इतना ही है, पर प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरे डैड जबरदस्ती मेरी शादी एक ओल्ड मैन से करवा देंगे। फिर जिलिंग एनी से पूछता है कि वो आदमी तुम्हारा डैड था? तो एनी हाँ में से हिलाती है। फिर जिलिंग एनी की तरफ आता है और उसके क्लोज आकर उसके हाथों से पैसे ले लेता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इतना पैसा काफी नहीं है। फिर वो अचानक एनी का गाल पकड़ता है और उसके लिप्स पे पैशनेटली किस करने लगता है। और एनी सोचती है कि उस दिन मैंने पहली किस अपने गॉड को दी थी। ये सोचते है कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और मुझे जल्दी पता चल गया कि मैं गलत हूँ। फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि एनी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और जिलिंग वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि उन्होंने एनी को बुली करने की कोशिश की थी। और जिलिंग डोंग बोल रहा होता है जिसने भी एनी को परेशान करने की कोशिश की है उसको मरना ही होगा। फिर जिलिंग एनी के पास आता है और उसको हक करता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी हो और मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा और फ्यूचर में तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी वेडिंग ड्रेस में होती है और वो एक रूम में जाती है। एनी के सामने जिलिंग बैठा हुआ होता है और एनी को बहुत डर लग रहा होता है। एनी अपने मन में सोचती है कि 6 साल पहले ही मैंने जिलिंग से अपना पीछा छुड़वा लिया था, तो फिर ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिलिंग एनी के सामान को लात मारता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे दूर जाने के बारे में कैसे सोच रही थी। इस पर एनी बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, तुमने मेरी जान जरूर बचाई थी, पर तुम दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से बिहेव करते हो, इतना डेंजरसली बिहेव करते हो, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है और तुम्हारी वजह से और कोई भी स्टूडेंट मेरे पास नहीं आता, यहाँ तक कि टीचर्स भी मुझसे डरते हैं। जिलिंग एनी से बोलता है कि तुम दूसरे लोगों के बारे में सोच रही हो जबकि तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए और मेरे से ही फर्क पड़ना चाहिए। फिर एनी जिलिंग को गुस्से में खुद से दूर करती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी प्रिजनर बन के नहीं रहना चाहती, और उसे अपने आप को जाने देने की भीख मांगने लगती है। जिलिंग एनी के करीब आकर एनी को संभालने की कोशिश करता है, पर एनी उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है और एनी को इस तरह से देख के वो एनी को बोलता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से चली जाओ और आइंदा मेरे पास कभी मत आना। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और एनी के सामने जिलिंग एक मास्क पहने हुए बैठा होता है और एनी सोचती है कि शायद मैंने गलती से जिलिंग को जीशियान समझ लिया होगा। और फिर वो बंदा एनी को अपने पास आने के लिए बोलता है, पर उसको एनी को जीशियन की आवाज बिल्कुल जिलिंग की तरह लगती है और एनी डरते डरते जीशियन की तरफ कदम बढ़ाती है। अब एनी जीशियन के करीब आती है तो जीशियन एनी को हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। एनी को याद आता है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने और डैड ने उसको फेक आइडेंटिटी अपनी बनाने के लिए बोला था, इसलिए एनी जीशियन को अपना नाम रो बताती है। पर जीशियन की टोन समझ के एनी को लगता है कि जीशियन को पता है कि एनी उससे झूठ बोल रही है, और उससे पहले एनी अपनी क्लैरिफिकेशन में कुछ बोलती जीशियन एनी को
फोर्सफुली किस कर लेता है। किस के टाइम पर भी एनी को ये फील होता है कि इस तरह से तो सिर्फ जिलिंग ही उसे किस करता था। एनी उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। इस पे वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारे मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जीशान एनी को विंडो की तरफ पुश कर देता है और उसको बैक हक करता है और जीशान फोर्सफुली एनी के नेक पे किस करने लगता है और एनी समझ जाती है कि अब जीशान अपना कंट्रोल खो चुका है। और तभी एनी अपने सामने एक बाथरूम को देखती है और जीशान को बहाना बनाती है और बोलती है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा डर्टी है, मैं अभी बाथ लेकर आती हूँ, और जीशान उसे जाने देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीशान अपना मास्क उतारता है और अपने आप से बोलता है कि यानी मैंने तुम्हारा 6 साल तक वेट किया और अब तक मुझसे बचकर कहीं पे भी नहीं भाग सकती। और हमें पता चलता है कि जीशान और कोई नहीं जिलिंग ही है। फिर हम देखते हैं कि जीशान अपने मेड को एनी को मिल्क देने के लिए बोलता है और उसमें नींद की दवाइयां मिला देता है। फिर एनी बाथ लेकर जब अपने रूम में आती है तो मेड उसे मिल्क देती है और बोलती है कि आपके लिए यंग मास्टर ने भेजा है। एनी वो मिल्क पीने लगती है तो मेड उसे बताती है कि यंग मास्टर आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैंने पहले उन्हें कभी भी किसी की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा था। फिर एनी मेड से पूछती है कि जीशान किधर है। फिर मेड एनी को बताती है कि आज आपकी जी फैमिली में फर्स्ट डे है और यंग मास्टर आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहते थे, इसीलिए आज आप आराम से सो जाओ, वो आपसे जल्दी ही मिलेंगे। फिर एनी मेड को बोलती है कि अब मुझे नींद आ रही है तो मेड एनी को सुला के वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेड के जाने के बाद एनी के रूम में जीशान आता है और वो देखता है कि एनी बेड पे सो रही है, इसलिए वो एनी के पास जाकर लेट जाता है। फिर जीशान एनी के गालों पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि तुम फाइनली मेरे साथ हो, और फिर वो एनी को हक करके वहां पे सो जाता है। एनी सुबह जब वो उठती है तो देखते है कि जीशान उसके पास ही सो रहा है और जीशान को अपने पास देख के एनी घबराने लगती है। जीशान को इस तरह सोते हुए देख के एनी सोचती है कि कहीं रात को एनी के सोते वक्त जीशान ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, पर एनी को जल्दी ही पता चल जाता है कि जीशान ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। एनी आगे सोचने लगती है कि जीशान बिल्कुल जिलिंग की तरह लगता है और इन दोनों की तो आवाज भी बिल्कुल एक ही जैसी है। फिर एनी जीशान का मास्क हटाने जा ही रही होती है, पर एनी जैसे ही उसके चेहरे को छूती है उसकी नींद खुल जाती है और जीशान एनी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और एनी को अपनी तरफ खींच के उसे अपने सीने से लगा लेता है। एनी फिर से जीशान से दूर जाने की कोशिश करती है, पर जीशान एनी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और एनी के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जीशान एनी से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो एनी बोलती है कि मैं बस तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। फिर जीशान एनी को बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, मेरा चेहरा तुम्हारे लिए बहुत स्कैरी होगा। तो एनी जीशान को बोलती है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं और तुम्हारी वाइफ होने के नाते मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, भले ही वो कितना भी स्कैरी क्यों ना हो, और अब हम दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीशान एनी को कमर को टच करते हुए उसके थाइस को टच कर रहा होता है और वो उसके हिप्स को टच ही करने वाला होता है, तब एनी उसे रोक देती है। फिर जीशान एनी के कान के पास झुक के उसे बोलता है कि इतनी ज्यादा क्यूरियस होना अच्छी बात नहीं है। जीशान एनी को बोलता है कि अब तुम जाग ही गई हो तो हमें वो करना चाहिए जो हस्बैंड और वाइफ करते हैं। फिर जीशान एनी को किस करने वाला होता है तो एनी जीशान को अपने आप से दूर कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, और एनी जीशान को बहाना बनाते हुए वहां से भाग जाती है। और एनी को भागता हुआ देख के जीशान मुस्कुराता है और सोचता है कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही डरपोक हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनी रेडी हो रही होती है, पर उसे जीशान के बाथरूम से अपना रबर बैंड मिलता है जो वो स्कूल टाइम पे पहना करती थी। और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि 6 साल पहले एनी और जिलिंग अपने स्कूल में होते हैं और जिलिंग को देख के ऐसा लगता है कि वो एनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और एनी भी जिलिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और एनी जिलिंग के साथ बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। जिलिंग एनी को किसी करने वाला होता है तो एनी उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी हम स्कूल में हैं, अगर हमें यहाँ पे किसी ने किस करते हुए देख लिया तो क्या होगा। फिर जिलिंग एनी को बोलता है कि अगर किसी ने देख भी लिया तो देखने दो, आगे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये बात सबको पता होनी चाहिए। जिलिंग एनी को किस करने वाला होता है तो एनी उसे शर्मा के मना करती है और वहां से जा रही होती है। एनी जाते जाते अपने बाल बांधती है और फिर जिलिंग आकर के एनी के बाल खोल देता है और उसके बालों में से रबर बैंड निकाल करके अपने पास रख लेता है और एनी से बोलता है कि लोग कहते हैं अगर तुम्हारे हाथों में रबर बैंड है इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और एनी सोची होती है कि रबर बैंड तो उसे खुद अपने हाथों से बनाया था और ये उससे जिलिंग ने ले लिया था, लेकिन ये रबर बैंड जीशान के पास कैसे आ सकता है। फिर जीशान एनी के कंधे पे हाथ रखता है और जीशान को देख के एनी उससे बहुत ज्यादा डरने लगती है और एनी जीशान से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। फिर जीशान एनी को बोलता है कि तुम अभी मेरे बेड से आई हो, मुझे पूरी तरह से भूल गई हो। फिर एनी जीशान को रबर बैंड के बारे में पूछती है पर जीशान उसके हाथों से रबर बैंड ले लेता है। फिर जीशान एनी को अपनी गोद में उठा के उसे ऊपर बिठाता है और एनी के बाल बांध देता है। फिर जीशान एनी के चिन को पकड़ के उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हो, इसलिए ये रबर बैंड मैं तुमको देता हूँ।
हूँ। फिर जीशान वहाँ से जा रहा होता है तो एनी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और उससे पूछती है कि रबर बैंड तुमको कहाँ से मिला। तो जीशान एनी को बताता है कि रबर बैंड मुझे किसी ने दिया था। फिर जीशान वहाँ से चला जाता है तो एनी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर तभी एनी को उसके डैड का कॉल आता है और एनी के डैड एनी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम की बिलोंगिंग्स चाहिए तो घर पे आके मेरे से ले जाओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एनी को तो यकीन ही नहीं होता ये सुन के कि एनी के ग्रीडी डैड उसकी मॉम की बिलोंगिंग्स देने के लिए फाइनली मान गए हैं और वो जल्दी से तैयार होकर अपनी मॉम की बिलोंगिंग्स लेने के लिए चली जाती है। और एनी को इतनी जल्दी में बाहर जाता हुआ देख के जीशन भी उसका पीछा करता है, क्योंकि जीशन को एनी के डैड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर एनी अपने घर के बाहर आती है तो उसे याद आता है कि पहली बार वो जिलिंग से इसी जगह पे मिली थी और अब एनी को जिलिंग से मिले हुए 6 साल हो गए हैं। और जिलिंग डोंग ने एनी से बोला था कि जब तक मैं तुम्हारी साइड पर हूँ तब तक कोई भी तुमको परेशान नहीं कर सकता। तभी अचानक से वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनको एनी के फादर ने ही भेजा होता है कि एनी को मॉलेस्ट करो और उसके बाद उसे मार डालना। वो गुंडे एनी को मॉलेस्ट करने लगते हैं तो एनी उनसे जान बचा के भाग रही होती है वहाँ से। भागते भागते एनी को याद आता है कि 6 साल पहले भी एनी इसी तरह से अपनी जान बचा के भाग रही थी और तब उसकी हेल्प करने वहाँ पे जिलिंग आया था, पर अब उसकी हेल्प करने यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। फिर एनी अपने सामने जीशन को देखती है और उसे अपनी मदद के लिए बोलती है और ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे 6 साल पहले हुआ था। फिर जीशन एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने पीछे कर देता और वो एक एक करके सभी गुंडों से फाइट करता है। जीशन को ऐसे फाइट करते हुए देख के एनी सोचती है कि बिल्कुल जिलिंग की तरह फाइट कर रहा है, आखिर दो लोग इतने ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीशन वहाँ पे सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उनको अच्छा सबक सिखाने के बाद वो एनी के पास जाता है। एनी के गाल पे हाथ रख के बोलता है कि तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और एक पल के लिए तो एनी को लगा था कि उसके सामने जिलिंग ही है, वैसी ही आवाज वैसा ही अंदाज। तभी एनी देखती है कि जिलिंग डोंग को एक गुंडा आके नाइफ से मारने की कोशिश करता है और एनी जीशन को अलर्ट करने की कोशिश कर और जीशन उसी गुंडे के उसी नाइफ से उसे मार देता है, लेकिन मरते मरते वो गुंडा जीशन को एक पंच करता है जिसकी वजह से जीशन का मास्क उतर जाता है और जीशन का चेहरा एनी के सामने आ जाता है। एनी उसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी जिससे शादी हुई है वो और कोई नहीं जिलिंग ही है। और उतने में ही जीशन अपना मास्क उठाता है और वापस पहन लेता है। एनी जीशन से बोलती है कि जिलिंग तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर जीशन एनी से बोलता है कि तुमने अभी मुझे क्या कह के बुलाया। एनी उसे बोलती है कि जिलिंग। फिर जीशन एनी को बोलता है कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जीशन, और तुम इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ और सोचो कि तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर सकता है। पर जीशन के आदमी मार मार के एक गुंडे से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था। तो वो बताता है कि उन लोगों को यहाँ पर एनी के डैड ने ही भेजा था और उनको बोला था कि एनी को मॉलेस्ट करने के बाद उसे जान से मार देना। ये सुनकर तो एनी पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एनी के डैड और एनी के स्टेप सिस्टर वेट कर रहे होते हैं कि एनी के मरने की न्यूज कब आएगी। और फिर हमें पता चलता है कि एनी के डैड एनी को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि एनी बार बार अपनी मॉम के बिलोंगिंग्स के बारे में पूछती थी और अब तक उन्होंने एनी को सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा था ताकि वो एनी की शादी किसी रिच पर्सन से करवा सके और उनको डाउरी का बहुत सारा पैसा मिल सके। एनी की मॉम भी एनी के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गई थी। एक बार डाउरी का पैसा आने के बाद वो एनी की प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहते थे, इसलिए वो एनी को मार डालना चाहते थे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनी के फादर और एनी की स्टेप सिस्टर रोज सोच रहे होते हैं कि एनी के मरने के बाद वो बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीदेंगे। पर तभी वहाँ पे एनी आ जाती है और वो दोनों तो एनी को देख के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और एनी के पीछे जीशान और उसके गार्ड्स भी आते हैं। जीशान के गार्ड्स एनी के डैड और एनी के स्टेप सिस्टर को एनी के सामने नील डाउन करवाते हैं। फिर जीशान एनी के फादर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी वुमन को हर्ट करने की कोशिश की। फिर एनी के फादर जीशान से माफी मांगने लगते हैं पर जीशान उनको किक कर देता है। तो एनी के फादर एनी से माफी मांगने लगते हैं तो एनी से बोलते हैं कि तुम मेरी वजह से इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो, चलो अब तुम मुझे माफ कर दो। फिर एनी अपने फादर का कॉलर पकड़ती है और उनसे बोलती है कि तुमने मुझे मॉलेस्ट करवाया और तुमने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की और तुम मुझसे इस तरह से अब माफी मांग रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर एनी के फादर एनी को बोलते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छी लाइफ दी है और अगर तुम इस बार मुझे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारी मॉम के बिलोंगिंग्स तुम्हें वापस कर दूंगा। जीशन को भी एनी के डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो एनी से इस तरह से बात कर रहे होते हैं। फिर जीशन एनी के डैड को पनिश करता है। एनी अपने डैड से पूछती है कि आप मुझे बताओ कि आपने मेरी मॉम के एशेस कहाँ पे रखे हैं। जीशन के पनिश करने के बाद एनी के डैड फाइनली बोलते हैं कि उन्होंने एनी के मॉम के एशेस एक बंद कमरे में एक डॉग केज के अंदर रखे हुए हैं। ये सुन के तो एनी को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसे कभी भी नहीं सोचा था कि उसके डैड उसके मॉम के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। एनी अपने डैड को बोलते हैं कि आप बहुत ही बड़े दरिंदे हो और अब आपको मेरी मॉम से घुटनों के बल बैठ के माफी मांगनी होगी। ये बोल के एनी अपने मॉम के एशेस लेने चली जाती है और फिर देखती है कि उसकी मॉम के एशेस बहुत ही बुरी हालत में थे। वो
एक छोटे से डॉग के केज के अंदर एक जमीन में बिखरे हुए थे। उनको ठीक से रखा भी नहीं गया था और एनी ये सब देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है। एनी अपनी मॉम से माफी मांगती है, बोलती है कि मैं बहुत बुरी डॉटर हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर अब मैं उन लोगों से बदला लूंगी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। एनी अपने मॉम के एशेस को लेके बाहर आती है और जीशान एनी को देखता है। जीशान देखता है कि एनी के हाथों में चोट लगी हुई है और उसके हाथों से खून आ रहा है। जीशान एनी के पास जाता है और उसके हाथों से बॉक्स लेकर सेक्रेटरी को दे देता है। वो उसके हाथों को देख रहा होता है, पर एनी अपना हाथ चढ़ाकर वहां से एक बोतल उठा लेती है और वो बोतल जाकर अपने डैड के सिर पे मार देती है और उनसे बोलती है कि मेरी मॉम ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया था जो आपने उनके साथ ऐसा किया। एनी बहुत ही ज्यादा गुस्से और सदमे में होती है, इसलिए जीशान उसे संभालता है और उधर जमीन पे कांच बिखर जाते हैं। एनी खुद को हर्ट ना कर ले इसलिए जीशान आकर के एनी को संभालता है। एनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में और सदमे में होती है और अपने डैड को बोलती है कि आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, आपने मेरी मॉम के मरने के बाद भी उनको इस तरह से तड़पाया है और इसलिए अब मेरी मॉम से यहाँ पे नील डाउन होके आप माफी मांगो। तो रो एनी को बोलती है कि तुम और तुम्हारी मॉम हमेशा से यही डिजर्व करते थे और इसके लिए हमें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर के जीशान रो को लात मार देता है और उसे जमीन में पड़े हुए कांच के ऊपर गिरा देता है। रो के हाथों के अंदर कांच घुस जाते हैं और एनी उन दोनों को अपनी मॉम से माफी मांगने के लिए बोल रही होती है। जीशान को गुस्से में देख के एनी के डैड फाइनली माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उसकी मॉम से माफी मांग रहे होते हैं और अपने डैड की बात मान के रो भी एनी के मॉम से के एशेस के सामने नील डाउन होकर उनसे माफी मांगती है। फिर एनी अपने मॉम के एशेस को देख के बोलती है कि फाइनली मैं आपके लिए कुछ बोल पाई और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था मैं उनसे आपको माफी मंगवा पाई। फिर जीशान एनी को वहां से ले जा रहा होता है और अपने गार्ड्स को एनी के डैड और स्टेप सिस्टर को पनिश करने के लिए बोलता है। फिर एनी के डैड और रो जीशान से बहुत गिड़गिड़ा के माफी मांगते हैं और उनकी जान बख्श देने के लिए बोलते हैं, पर जीशान उनकी एक भी नहीं सुनता और एनी को वहां से लेके चला जाता है। जीशान के गार्ड्स एनी के डैड और रो को पनिश करने के लिए लेके जा रहे होते हैं, तभी वहां पे एक गनमैन आकर के जीशान के गार्ड्स को मार देता है। फिर एनी के डैड देखते हैं कि वहां पे मिस्टर गोंग की कार खड़ी है और फिर एनी के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर रो मिस्टर गोंग की कार के पास जाते हैं और उनसे थैंक यू बोलते हैं। अभी मिस्टर गोंग का हमें फेस नहीं दिखाया जाता है, पर वो एनी के डैड से बोलता है कि मैंने सुना है कि एनी की शादी तुमने ली फैमिली में करवा दी है। फिर एनी के डैड मिस्टर गोंग को बोलते हैं कि ये सब लीशियन की वजह से हुआ है, जीशान ने मुझे फोर्स किया था कि मैं उसकी शादी एनी से करवाऊं। और ये सुनकर मिस्टर गोंग अपने गनमैन को बोल के एनी के डैड और रो को मरवा देते हैं और फिर मिस्टर गोंग अपने आप से बोलते हैं कि एनी मैं तुम्हें खुद से ढूंढूंगा और जल्दी ही तुम मेरे से मिलोगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एनी सो के उठती है और वो अपने सामने जीशान को देखती है। एनी जीशान को थैंक यू बोलती है और अपनी हेल्प करने के लिए और उसके मॉम के एशेस उसे दिलाने के लिए। फिर एनी सोचते है कि जीशान बिल्कुल जिलिंग की तरह दिखता है और जब मुझे डैड और रो ने एनी के नाम से बुलाया था तो जीशान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लगता है कि जीशान को पहले से ही पता था मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में। और एनी जीशान से बोलती है कि तुम जिलिंग डोंग हो, तुमको बहुत पहले से पता था मेरी आइडेंटिटी के बारे में, तुमने मेरे से गलती से शादी नहीं की, ये सब तुमने प्लान किया था। जीशान एनी के पास आता है और उसकी चिन पकड़ के उसे बोलता है कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैं जीशान हूँ और तुम जिस जिलिंग डोंग के बारे में बात कर रही हो वो मर चुका है। फिर एनी जीशान से बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जीशान तो बोलता है कि जिलिंग डोंग 6 साल पहले ही मर चुका था। फिर जीशान एनी को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाता हूँ। फिर जीशान एनी को जबरदस्ती कहीं पर लेके जाने लगता है। जीशान एनी को एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे वो अपने सामने एक बॉडी देखती है। एनी पास जाकर उसका चेहरा देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल जिलिंग डोंग की तरह ही था और उसे यकीन हो जाता है कि जिलिंग डोंग अब मर चुका है। एनी जिलिंग को अपने सामने मरा हुआ देख के बुरी तरह से टूट जाती है और वहाँ बैठकर फुट फुट के रोने लगती है। फिर जीशान एनी के पास बैठता है और उसके गाल पे हाथ रख के उसके आंसू पोंछता है और वो एनी से बोलता है कि तुम हमेशा से चाहती थी कि जिलिंग मर जाए, तो तुम अब रो क्यों रही हो। एनी जीशान से बोलती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि जिलिंग मर जाए। फिर जीशान एनी को बोलता है कि जिलिंग तुम्हारी वजह से ही मरा था 6 साल पहले, वो भी तुम्हारी आंखों के ही सामने। फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एनी जिलिंग डोंग को छोड़ के जा रही होती है और जिलिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एनी एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखती है। तभी अचानक कोई आदमी एनी पे अटैक करने वाला होता है, पर जिलिंग बीच में आके उस आदमी को रोक लेता है और वो अटैक जिलिंग डोंग अपने ऊपर ले लेता है, जिससे जिलिंग पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो मरते मरते भी उस आदमी को एनी के पास नहीं जाने देता है। वो उस आदमी को रोक लेता है, बोलता है कि अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार
डालूंगा। फिर वो आदमी फिर भी जिलिंग से अपना पीछा छुड़ा के एनी को मारने के लिए जा रहा होता है, तो जिलिंग उसे मार देता है और जिलिंग खुद भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होता है और वो अपने सामने एनी को जाते हुए देखता है, तो एनी को रोकने के लिए उसे फोन करता है। एनी उसका फोन उठाती है तो जिलिंग एनी को अपने पास बुलाता है, लेकिन एनी उसके पास आने से मना कर देती है और एक भी बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखती है। जिलिंग बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तो मेरे पास नहीं आओगी क्या? फिर एनी जिलिंग को बोलती है कि अगर तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो फोन काट के बिना पीछे मुड़े देखे वहां से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और यहाँ पर जीशान एनी को बताता है कि इसी तरह से जिलिंग तुम्हें बचाते बचाते मर गया था, और जब जिलिंग को जी फैमिली ने ढूंढा तो उसकी बॉडी पे 16 टाइम्स नाइफ से अटैक किया गया था, और जिलिंग अपने आखिरी दम तक तुम्हारे बारे में सोचता रहा और तुम्हें ही बुलाता रहा, पर तुमने एक बार भी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा था और वो बेचारा मर गया। एनी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है ये सब सुन के, और वो बहुत ज्यादा फूट फूट के रो रही होती है। फिर एनी जिलिंग की बॉडी के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। फिर एनी रोते हुए जिलिंग के चेहरे को छूती है और उसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। तभी जीशान एनी को बोलता है कि तुम हमेशा मुझ पे शक करती थी ना, ये रबर बैंड मेरे पास कैसे आया? और फिर जीशान बोलता है जिलिंग ने मरते वक्त इस रबर बैंड को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था। फिर जीशान एनी के रबर बैंड जमीन पे गिरा देता है और उसे बोलता है कि तुम अब इसे वापस ले सकती हो। एनी वो रबर बैंड जमीन से उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कैसे जिलिंग एनी से रबर बैंड लेके जा रहा था। एनी उसे रोकती है और उसे बोलती है कि लड़कियों के पहनने की चीज है, अगर तुम इसको अपने हाथ में पहन के घूमोगे तो सब तुम पर हंसेंगे। तो जिलिंग एनी को बोलता है कि किसमें हिम्मत है जो मुझ पर हंसने की गलती करे, और मुझे तो तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज को पहनने में कोई भी शर्म नहीं है। फिर जिलिंग एनी को किस करता है और उसको बोलता है कि मैं ये पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर इधर हम देखते हैं कि एनी अपनी और जिलिंग की पुरानी मेमोरीज याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है, और तभी वहां पर सेक्रेटरी और वो जीशियन से चुपके से बोलता है कि आपने मैडम को झूठ के बोला, ये बॉडी तो जीशियन की है और आप ही जिलिंग हो। जिलिंग सेक्रेटरी को चुप कर रहने के लिए बोलता है और देखता है कि एनी रोते रोते बेहोश हो गई है। जिलिंग फिर एनी को अपने गोदी में उठाकर ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। फिर जिलिंग सेक्रेटरी को डॉक्टर को लाने के लिए बोलता है। जिलिंग एनी को अपनी गोद में बिठा करके उसको हक करके बैठा होता है। एनी थोड़ा बहुत होश में आती है तो जिलिंग का चेहरा छूने लगती है और उसको बोलती है कि जिलिंग तुम वापस आ गए हो, अगर तुम्हें मुझे डांटना है तो तुम डांट सकते हो, मैं बहुत ज्यादा बुरी इंसान हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। पर जब तुमने उस दिन मुझे कॉल किया था तो मेरे डैड मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर मैं तुम्हारे पास वापस जाऊंगी तो वो मेरी मॉम की एशेस गटर में फेंक देंगे, इसलिए मैंने चाहते हुए तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखा था और तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर जीशियन एनी को बहुत टाइटली हग कर लेता है और उसको बोलता है कि मैं अब तक तुम्हें गलत समझता आया था, मुझे लगा कि तुम मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए मुझसे दूर गई थी। फिर एनी जिलिंग को बोलती है कि मैंने तुमसे कभी पीछा नहीं छुड़वाना चाहा था, मुझे पता है कि तुम मेरे से ऑब्सेस्ड हो और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और ये सुनकर जिलिंग एनी को किस कर लेता है और तब तक सेक्रेटरी डॉक्टर को लेके आ जाता है। फिर जिलिंग एनी को आराम से बेड पर लिटा देता है और बाहर चला जाता है। बाहर सेक्रेटरी जिलिंग से पूछता है कि क्या हुआ। जिलिंग सेक्रेटरी को बताता है कि उसे 6 साल तक एनी को गलत समझा, एनी ने उसे नहीं छोड़ा था और एनी को 6 साल तक सब कुछ सहना पड़ा। फिर सेक्रेटरी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मैम को सच क्यों नहीं बता देते हैं। फिर जिलिंग सेक्रेटरी को बोलता है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। एनी समझती है कि जिलिंग मर चुका है तो उसके लिए वही बेहतर है, अगर एनी को इस बारे में पता चला तो उसको और भी ज्यादा दुख होगा। फिर सेक्रेटरी जिलिंग से बोलता है कि आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैम कभी भी आपके पास होके भी आपके करीब नहीं आएंगी। फिर जिलिंग सेक्रेटरी को बोलता है कि जब तक एनी खुश है मुझे किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो एनी के रूम में जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मैम बहुत ज्यादा कमजोर हैं और उन्हें खाने की जरूरत है, अगर वो अच्छी तरह से खाना नहीं खाएंगी तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर जिलिंग एनी के पास बैठता है और उसका सिर सहलाते हुए उससे माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद एनी को होश आता है और एनी अपने सामने जिलिंग को बैठा हुआ देखती है। एनी को याद आता है कि जिलिंग मर चुका है और ये तो जीशियन है। जिलिंग एनी के पास उसके मेडिसिन लेके आता है तो एनी मेडिसिन लेने से मना कर देती है। तो जिलिंग एनी को उसके बैंगल्स पहनाता है और देखता है कि एनी रो रही है तो वो एनी से पूछता है कि तुम
तुम अभी भी जिलिंग की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी हो। फिर एनी अपनी आंसू पोंछती और बोलती है कि मिस्टर जीशान, क्या आप मुझे जिलिंग के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं? मैं जिलिंग के बारे में शायद कुछ नहीं जानती और मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिलिंग मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। फिर वो बोलता है कि जिलिंग ने एक डायरी लिखी थी जिसमें उसने सब कुछ तुम्हारे बारे में लिखा था। अगर तुम मुझे खुश करो तो मैं वो डायरी तुम्हें दे सकता हूँ। फिर एनी जिलिंग के पास आती है और उसे किस करती है। जिलिंग भी एनी को फिर बहुत ज्यादा ही पैशनेटली किस करने लगता है। उसके बाद एनी जिलिंग से पूछती है कि आप तुम सेटिस्फाइड हो? फिर जिलिंग एनी का चिन पकड़ता है और उसको बोलता है कि नहीं। एनी फिर पूछती है कि अब मैं क्या करूं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए? तो इस पर जिलिंग एनी से बोलता है कि पहले तुम अपनी मेडिसिन लो। तो एनी अपनी मेडिसिन ले लेती है। फिर जिलिंग एनी को उसकी डायरी ला के देता है जो उसने पहले लिखी थी और बोलता है अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो मैं तुमको एक एक पेज करके जिलिंग की पूरी डायरी पढ़ने दूंगा। और फिर वो एनी को एक पेज डायरी का देख करके वहां से चला जाता है। फिर एनी जब डायरी का वो पेज पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जब एनी स्कूल में थी कुछ बच्चों ने उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने एनी के लंच में मरा हुआ जानवर रख दिया था जिससे एनी जब भी खाना खाने की कोशिश करे तो उसको वही याद आए और उसकी भूख मर जाए। पर जिलिंग को जब इस बारे में पता चला तो वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली पनिश करता है। एनी को पहले इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अब तक जिलिंग को गलत समझती आई थी और वो उसको पावरफुली बुली समझती थी। और अब ये डायरी का पेज पढ़ने के बाद एनी को पता चलता है कि जिलिंग ने ये सब बस इसलिए किया था ताकि एनी भूखी न रहे। तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर एनी आगे पढ़ती है कि जिलिंग हमेशा उसके लिए खाना लेके आता था ताकि एनी कभी भूखी न रहे। फिर एनी सोचती है कि जिलिंग मेरे बारे में इतना सोचता था और मेरा इतना ध्यान रखता था, पर मैंने हमेशा जिलिंग के बिहेवियर को कंट्रोलिंग माना। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जिलिंग एनी के लिए खाना लेके आता है पर एनी खाना खाने से मना कर देती है। फिर जिलिंग उसको प्यार से बोलता है कि अगर तुमको खाना खाने का मन नहीं है तो कम से कम ये मिल्क ही पी लो। फिर एनी जिलिंग के हाथों से लेकर मिल्क पी लेती है और जिलिंग उसे मिल्क पीते हुए देख रहा होता है। जिलिंग को खुद की तरफ देखते हुए एनी उससे पूछती है कि क्या हुआ। जिलिंग एनी का जवाब नहीं देता पर एनी को अपनी तरफ खींच के वो उसे किस करने लगता है। फिर एनी आके पढ़ती है कि जिलिंग ने लिखा था कि मेरी सबसे बड़ी विश है और वहीं पे वो पेज खत्म हो जाता है। एनी को जिलिंग की सबसे बड़ी विश जाननी होती है, इसलिए वो डायरी का नेक्स्ट पेज लेने के लिए जीशैंग के पास जल्दी से जाने का सोचती है। एनी सीढ़ियों से भागते हुए जीशैंग के पास जा रही होती है पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। एनी गिरने वाली होती है लेकिन जीशैन एनी को बचा लेता है। फिर एनी जीशैन को बोलती है कि मुझे डायरी का नेक्स्ट पेज चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और एनी बेचारी को तो अब तक नहीं पता था कि उसके सामने अभी भी जिलिंग ही खड़ा है। फिर जीशैन एनी को बोलता है कि अगर तुमको डायरी का पेज चाहिए तो तुमको मेरी बात माननी होगी और तुमको बहुत सारा खाना खाना होगा। और वो मेड को एनी के लिए खाना लाने के लिए बोल देता है। फिर मेड एनी के लिए खाना लेके आती है। जीशैन मेड से लेकर एनी को वो खाना देता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने ये पूरा फिनिश नहीं किया तो मैं तुमको डायरी का नेक्स्ट पेज नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हें ये खाना पूरा फिनिश करना पड़ेगा। एनी सुनकर जल्दी से खाना खाने लगती है और जीशैन सोचता है कि पहली बार तुमको मैंने अपने बारे में इतना जानने के लिए इतना एक्साइटेड देखा है। एनी को अच्छे से खाना खाते हुए देख के जीशैन डायरी का नेक्स्ट पेज एनी को फाड़ के दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर एनी आगे पढ़ती है कि जीशैन की सबसे बड़ी विश थी, उसे लिखा था कि एनी हमेशा खुश रहे। जीशैन भी एनी को चुप के खाना खाते हुए देख रहा होता है और एनी उस पेज को अपने सीने से लगा के रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि एनी और जीशैन को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। और जब जीशैन से बर्दाश्त नहीं होता तो वो एनी को इतना रोते हुए देख के अपने बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाता है। फिर सेक्रेटरी जीशैन से बोलता है कि बॉस एक बहुत बुरी खबर है, एनी के डैड और रो को गोंग मिंग ने मार डाला है और अभी तक गोंग मिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी खाना खा रही होती है और वो मेड से पूछती है कि जीशैन किधर है। तो मेड एनी को बताती है कि जीशैन एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और फिर एनी सोचती है कि जीशैन जिलिंग की डायरी भी अपने साथ बिजनेस ट्रिप पे लेके चला गया है और मुझे वो डायरी आगे पढ़नी है। तभी एनी को बहुत बड़ी मुफा नाम की ज्वेलरी डिजाइनिंग की कंपनी से कॉल आता है। एनी उन लोगों को बोलती है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आपको इंटरव्यू देने आती हूँ। और वो एनी को बताते हैं कि 2 घंटे में उसका इंटरव्यू है, अगर वो 2 घंटे भी नहीं आ पाई तो फिर इंटरव्यू नहीं दे पाएगी। फिर एनी याद करती है कि जीशैन ने उसे जाते वक्त कहीं पे भी बाहर जाने के लिए मना किया था और उसे बोला था कि बाहर सेफ नहीं है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। फिर जीशैन एनी के गाल पे हाथ रख के बोलता है कि अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर रखने का सोचा तो मैं जिलिंग की डायरी जला दूंगा। एनी ये सब सोच रही होती है, तभी उसे मुफांग वाले बोलते हैं कि अगर आप आज इंटरव्यू देने नहीं आए तो आज के बाद आपका इंटरव्यू कभी नहीं होगा। अब एनी तो 3 साल से इस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी ये
ग्रैब करना चाहती है। तो वो सोचती है कि 2 घंटे में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। फिर एनी सोचती है कि 2 घंटे में मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, अगर मैं चली भी जाऊं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वो कंपनी को बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एनी छुपके वहां से जा रही होती है, पर उसे जाते जाते वहां के गार्ड्स देख लेते हैं। गार्ड्स एनी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर एनी वहां से भाग जाती है। फिर गार्ड्स जीशन को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पे उन्हें गोंगमिंग का आदमी अचानक से आके मार डालता है। और वो गोंगमिंग से बोलता है कि सर मैंने इधर हर चीज का ध्यान रख लिया है। और हमें फाइनली गोंगमिंग का चेहरा दिखाया जाता है। तब तक इधर जीशन को भी पता चल चुका होता है कि घर में कुछ गड़बड़ हुई है। तो 2 गार्ड्स मरे पड़े हैं और एनी भी घर पे नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी से तुरंत ही एनी की लोकेशन पता करने के लिए बोलता है और सब कुछ कैंसिल करके उधर जाने के लिए बोलता है। एनी इंटरव्यू देने जाती है तो सुनती है कि सभी लोग गोंगमिंग की बुराई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि गोंगमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। और तभी सामने से गोंगमिंग आता है। एनी को ऐसा लगता है कि वो पहले गोंगमिंग से मिल चुकी है। गोंगमिंग एनी को देखता है और अपने मन में सोचता है कि फाइनली एनी तुम इधर ही हो। और फिर हम देखते हैं कि गोंगमिंग एनी को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और मुफान का चेयरपर्सन होते हुए भी एनी का इंटरव्यू खुद अपने आप लेता है। एनी को देख के बोलता है कि तुम बिल्कुल वैसी ही दिखते हो। एनी ये बात समझ नहीं पाती और उसे पूछती है आपका क्या मतलब है। पर गोंगमिंग अपनी बात काट देता है और एनी को बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर करता है। इतनी ज्यादा सैलरी सुन के एनी बोलती है कि आप मजाक मत करो, मैं अभी न्यू कमर हूँ और आप कितनी ज्यादा सैलरी मुझे कैसे दे सकते हो। फिर गोंगमिंग एनी से बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, जब तक तुम गोंग फैमिली के में मुफान के अंदर रहोगी तब तक तुम जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हो, बस तुम मेरे साथ आकर के रहो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे लीशियन आ जाता है। फिर एनी जीशियन को गोंगमिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर जीशियन एनी को अपनी तरफ पकड़ के खींच लेता है। फिर जीशियन गोंगमिंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनी की तरफ देखने की। गोंगमिंग बोलता है कि मैं क्यों ना देखूं। फिर जीशियन एनी को वहां से लेकर जाने लगता है, पर उसे गोंगमिंग रोकता है और बोलता है कि तुम भूल गए हो कि तुम गोंग फैमिली के टेरिटरी में हो, मेरी परमिशन के बिना तुम एनी को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। और गोंगमिंग अपने गार्ड्स को बुलाता है, जीशियन भी अपने गार्ड्स को बुला लेता है, पर एनी तो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर गोंगमिंग एनी को बोलता है कि तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, तुम गोंग फैमिली में रह सकती हो और मैं तुमको चीफ ज्वेलरी डिजाइनर की पोजीशन दे दूंगा। और वो एनी को अपने पास आने के लिए बोलता है। फिर जीशियन गोंगमिंग को बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं सब जानता हूँ तुम क्या चाहते हो और एनी तुम्हारे पास में नहीं आएगी, एनी मेरे साथ जाएगी। फिर जीशियन एनी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमको मेरे साथ जाना होगा। फिर एनी को लगता है कि अगर वो जीशियन के साथ नहीं गई तो जीशियन जिलिंग की डायरी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो जीशियन के साथ जाने के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। फिर जीशियन गोंगमिंग के पास आता है और उसे गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, तुमने पहले भी एनी को नुकसान पहुंचाया है, पर आइंदा अगर तुमने एनी की तरफ आंख भी उठाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बोल के जीशियन वहां से चला जाता है। फिर गोंगमिंग सोचता है कि तुम हमेशा की तरह एनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर आखिर में तो एनी को मेरे पास ही आना होगा। फिर हम देखते हैं कि एनी अपने घर पे होती है और जीशियन एनी को गुस्से में सोफे पर पटक देता है और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए मना किया था और तुम सीधा गोंगमिंग से ही मिलने चली गई। एनी बोलते हैं कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। तो जीशियन बोलता है कि तुम्हें गोंगमिंग मार डालना चाहता है। फिर जीशियन गुस्से में सोफे पे अपना हाथ पटकता है और एनी के गाल पकड़ के उसे बोलता है कि गोंगमिंग के लिए तुमको जान से मारना एक चींटी को मारने के बराबर है। और जीशियन को लगता है कि अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो एनी से दूर हट जाता है और उसको बोलता है कि तुमको जितना भी गोंगमिंग पे कर रहा था मैं उसका डबल पे करने के लिए रेडी हूँ। फिर एनी जीशियन को बोलती है कि तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो, मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। वो जॉब लेने के लिए मैंने 3 साल मेहनत की, पर तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। फिर जीशियन एनी के पास जाता है और उसका चिन पकड़ के उसे बोलता है कि लगता है एनी तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी किसी भी बात को प्यार से समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। और वो मेड को जिलिंग की डायरी लाने के लिए बोलता है। मेड डायरी लेकर आती है तो एनी घबरा के जीशियन से डायरी छीनने की कोशिश करती है। जीशियन एनी को पकड़ता है और बोलता है कि आइंदा अगर तुम बाहर गई तो मैं ये डायरी तुम्हारी आंखों के सामने ही जला दूंगा। पर एनी वो डायरी जीशियन से लेने की कोशिश करती है और गलती से उसका हाथ लग जाता है, जिससे कि वो डायरी जीशियन के हाथ से छूट के आग में गिर जाती है। एनी उस डायरी को आग से निकालने के लिए जाने की कोशिश करती है, पर जीशियन एनी को रोक लेता है। जीशियन एनी को पूरी तरह से कवर कर लेता है ताकि वो आग के पास ना जा पाए। और एनी बेचारी अपनी आंखों के सामने जिलिंग की डायरी जलते हुए देख रही होती है, पर वो कुछ कर ही नहीं पाती है। अब तक जिलिंग की डायरी पूरी तरह से जल जाती है और ये देखकर एनी रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। और फिर एनी बोलती है कि अब सब बर्बाद हो गया, अब मैं बस मरना चाहती हूँ। ये सुन के जीशियन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो एनी को खींच के अपने पास लाता है। फिर वो एनी के गाल पकड़ के उसे बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं ये सब कुछ बस तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, गोंग फैमिली तुम्हें मारना चाहती है। फिर वो एनी को प्यार से सोफ्टवेयर बिठाता है और उसको बोलता है कि 6 साल पहले भी गोंग फैमिली ने किसी को तुम्हें मारने के लिए ही भेजा था। फिर एनी जीशियन से बोलती है कि आखिर गोंग मिंग मुझे
मुझे मारना क्यों चाहेगा। फिर जीशियन एनी को बोलता है कि मैं इस टाइप पे तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, पर प्लीज तुम मेरी बात मान के गोंग मिंग से दूर रहो। फिर जीशियन एनी से माफी मांगता और बोलता है कि मुझे जिलिंग की डायरी को आग में नहीं जलाना चाहिए था। एक्चुअली जिलिंग की डायरी एनी के हाथ लगने से आग में गिरी थी, पर जीशियन उसे ये बताना नहीं चाहता था ताकि एनी को और ज्यादा हर्ट ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिलिंग एनी के पास आता है और उसको रेडी होके अपने फादर के बर्थडे पार्टी में चलने के लिए बोलता है। फिर जीशियन बाहर जाकर एनी का कार में बैठ के वेट करने लगता है और एनी उसके सामने रेडी होके आती है। एनी बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रही होती है और जीशियन उसे देखता ही रह जाता है। तभी एनी कार में आकर बैठ जाती है और जीशियन से बोलती है कि डिनर तो रात में है, तो आप मुझे दोपहर में ही रेडी होने के लिए क्यों बोला। जीशियन बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि अभी हम डिनर पे जा रहे हैं, अभी हम कहीं और जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जीशियन एनी को सरप्राइज करता है और उसको एक ज्वेलरी स्टूडियो ले जाता है, क्योंकि एनी ने जीशियन से बोला था कि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, पर जीशियन को एनी का सेफ्टी की बहुत ज्यादा परवाह थी, इसलिए वो उसे बाहर नहीं जाने दे सकता था। एक ही रात में उसने कैपिटल के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टूडियो को खरीद लिया था और साथ ही इतना बड़ा कलेक्शन महंगी ज्वेलरी का जिसको देख करके किसी की भी सांसें रुक जाएं, और ये सब सिर्फ एनी के लिए था। फिर जीशियन ने एनी से कहा कि ये सब तुम्हारा है, और जीशियन की आंखों में वही पॉसेसिवनेस और एनी के लिए बहुत सारा प्यार था। अब एनी अपना सपना जी सकती थी ज्वेलरी डिजाइनिंग का, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी डर के, इसलिए एनी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जीशियन एनी का हाथ पकड़ के उसे एक एक करके सारी ज्वेलरी दिखाने ले जाता है और बोलता है कि मुझे इन ज्वेलरीज के बारे में कुछ पता भी नहीं है, क्या तुम मुझे इनके बारे में बताओगी। फिर एनी जीशियन को एक एक करके सारी ज्वेलरीज के बारे में बताती है और उनकी बैक स्टोरीज बताती है। फिर एक ज्वेलरी के पास जाके एनी बोलती है कि एक प्रिंसेस की ज्वेलरी है और इसका मतलब पहली बार देख के प्यार हो जाना है। फिर एनी जीशियन को बताती है कि प्रिंस ने जब प्रिंसेस को पहली बार देखा था तो प्रिंस को प्रिंसेस की आंखें बिल्कुल इसकी ज्वेलरी की तरह लगी थी और उनको एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया था। फिर जीशियन एनी को बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फिर जीशियन वो ज्वेलरी लेकर एनी को पहना देता है और जीशियन एनी को किसी प्रिंस की तरह रोमांटिकली अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। फिर एनी जीशियन के साथ डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाता है और वो दोनों रुक जाते हैं। फिर सेक्रेटरी जीशियन को बोलता है कि बॉस आपके डैड ने आपको तुरंत बुलाया है, तो जीशियन एनी को लेकर वहां पर अपने डैड के घर जाता है। फिर जीशियन एनी का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाता है और उसको अपने डैड और स्टेप मॉम से मिलवाता है। एनी से मिलके जीशियन के डैड और जीशियन के स्टेप मॉम खुश नहीं होते। फिर जीशियन के डैड जीशियन को अकेले में बात करने के लिए लेके जाते हैं और फिर वो जीशियन को बोलते हैं कि तुम एनी को डिवोर्स दे करके किसी और से शादी कर लो, पर जीशियन अपने डैड से साफ मना कर देता है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम बोलो मत, 6 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें मेरी बात मान के उस लड़के को छोड़ना ही होगा। और ये सुनकर जीशियन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने डैड को बोलता है कि आप भी मत भूलो कि जब जी फैमिली का एयर मैं हूँ और मैं एनी को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, और आइंदा मेरे से ऊंची आवाज में बात भी मत करना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनी जीशियन के स्टेप मॉम के पास होती है और वो एनी की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती हैं, उसको बहुत ज्यादा नीचे दिखा रही होती हैं। फिर वो एक नौकर को बोलती हैं कि एनी को अपने जैसे कपड़े पहनाओ और वो मेड एनी को अपने जैसे कपड़े पहनाती है। फिर जीशियन की स्टेप मॉम एनी को बोलती हैं कि तुम उधर खड़ी क्यों हो, आकर के मुझे ड्रिंक सर्व करो क्योंकि तुम भी मेरे लिए नौकरों में से ही एक हो। एनी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो जीशियन की मॉम होती हैं और वो ड्रिंक सर्व करने लग जाती है। एनी ड्रिंक सर्व कर ही रही होती है, तभी वहां पे जीशियन आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है ये सब देख के। जीशियन से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता ये सोच करके कि कोई एनी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, और वो एनी के हाथ से वो वाइन की बोतल ले लेता है और फिर वो अपने स्टेप मॉम से बोलता है कि क्यों ना मैं आपको सर्व करूं, और फिर जीशियन वाइन की बोतल वहां पे गुस्से में फोड़ देता है, जिसे देखकर उसकी स्टेप मॉम बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वहां से उठ के खड़ी हो जाती हैं। फिर वो एक ग्लास में दूसरी बोतल से वाइन डालता है और अपने हाथ से वहां पे कांच के पड़े हुए टुकड़ों को उठा के उसी वाइन में डाल देता है और अपनी मॉम को वाइन पीने के लिए बोलता है। फिर जीशियन की स्टेप मॉम उसे बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो। फिर जीशियन अपने स्टेप मॉम को बोलता है कि अगर किसी ने भी मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो मैं उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूंगा, और ये बोलने के बाद जीशियन अपने स्टेप मॉम के सिर के ऊपर वाइन का ग्लास पलट देता है। तभी जीशियन के डैड आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं, तो जीशियन की स्टेप मॉम बताती हैं कि ये सब इसने इस लड़की की वजह से किया है। फिर वो एनी की तरफ देख के बोलती हैं कि ये ली फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना चाहती है, पर जीशियन ने तो इससे सही तरीके से शादी भी नहीं की है और सिर्फ नाइट स्पेंड करने के लिए उसे अपने पास रखा है। ये सब सुनकर जीशियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टेप मॉम को पुश कर देता है। फिर
एनी बीच में आकर के जीशेन को रोकते हैं और जीशेन के डैड उसे बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। फिर जीशेन अपने डैड को बोलता है कि ये मेरी मॉम नहीं है, ये आपकी मिस्ट्रेस है, और अगर आइंदा इसने मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो मैं इसके ऊपर नहीं, सीधा इसके कब्र पर वाइन चढ़ाऊंगा। और फिर वो एनी को वहां से लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीशन एनी को बाहर लेके आता है तो वो देखता है कि एनी बहुत दुखी है। वो एनी को बताता है कि उसके मॉम की बिलोंगिंग्स जो उसके डैड ने बेच दी थी उसका पता जीशन ने लगा लिया है। एनी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत जीशन के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जिसने उसकी मॉम की बिलोंगिंग्स खरीदी थी। एनी उस आदमी से मिलती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं, गोंगमिंग है, और गोंगमिंग ने ही एनी की मॉम की आखिरी बिलोंगिंग्स खरीदी थी। जीशन गोंगमिंग को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तुमको मैंने पहले भी मना किया था कि एनी के आसपास भी मत आना। फिर गोंगमिंग एनी को बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को ब्रेसलेट चाहिए तो तुमको मेरी बात सुननी होगी। फिर जीशन दोनों हाथों से एनी के शोल्डर्स को पकड़ के बोलता है कि तुम इस आदमी की बातों में मत आओ और मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा तो मैं मॉम का ब्रेसलेट तुम्हें वापस दिलवाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जीशन एनी को अपने गार्ड्स के साथ बाहर भेज देता है। एनी के बाहर जाने के बाद गोंगमिंग जीशन के पास आता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें एनी की फिक्र है, पर मैं एनी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझ पे भरोसा रखो, मुझे एनी से बस थोड़ी देर बात करनी है। फिर जीशन गोंगमिंग को बोलता है कि मैं आखिर तुम्हारे जैसे आदमी पे भरोसा क्यों करूं। तो अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए गोंगमिंग एक पिल खाता है और जीशन को बोलता है कि इसमें टाइनी बॉम्ब है, अगर तुमको मुझ पे थोड़ा सा भी शक हुआ तो तुम इसको दबा के मेरी जान कभी भी ले सकते हो। और फिर गोंगमिंग एनी से मिलने के लिए निकल जाता है और जीशन उसे नहीं रोकता। फिर गोंगमिंग बाहर आकर के एनी से मिलता है और एनी उससे मिलने से डर रही होती है। गोंगमिंग एनी को बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होती तो मैं तुम्हारी जान तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान ही ले लेता। और फिर गोंगमिंग एनी को उसकी मॉम की ब्रेसलेट देता है। एनी अपनी मॉम का ब्रेसलेट लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो गोंगमिंग को थैंक्स बोलती है। फिर गोंगमिंग एनी को बोलता है कि जिसका ये ब्रेसलेट था मुझे उसकी ग्रेव पे जाना है। फिर एनी गोंगमिंग को अपनी मॉम की ग्रेव दिखाती है और गोंगमिंग एनी की मॉम की ग्रेव देख के उसके पास जाता है और एनी सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि गोंगमिंग मेरी मॉम को पहले से जानता हो। पर जब मेरी मॉम जिंदा थी तो गोंगमिंग सिर्फ एक बच्चा था। गोंगमिंग उस ग्रेव को देखता है और सोचता है कि इसमें एक भी फोटो नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि गोंगमिंग की मॉम बिल्कुल एनी की तरह दिखती है और उनको एक चैन से बांध रखा होता है और वो गोंगमिंग को बुला रही होती है। तभी गोंगमिंग को उसके डैड का कॉल आता है और वो गोंगमिंग से पूछते हैं कि तुम एनी को कब तक मार डालोगे। तभी वहां पे घबराते घबराते जीशन आ जाता है और वो एनी को पकड़ के पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और वो गोंगमिंग से बोलता है कि ये पहली बार और आखिरी बार था कि मैंने तुम्हें एनी से मिलने दिया। और फिर जीशन एनी को लेके चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जीशन और एनी कार में बैठ के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जीशन और एनी पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। फिर जीशन को थोड़ा होश आता है और वो अपनी मदद के लिए सेक्रेटरी को कॉल करता है और बेहोश हो जाता है। फिर जीशन को होश आता है तो देखता है कि उसके सामने एनी है, पर वो बहुत ही एक ठंडे रूम में है। एनी होश में नहीं होती और बहुत ही ठंड लग रही होती है उसे। जीशन उसे संभालता है जबकि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। वो एनी को अपने आप से कवर कर लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। एनी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है इसलिए वो अपना कोट भी उतार के एनी को पहना देता है और वो अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए बस एनी का ध्यान रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जीशन की स्टेप मॉम ने ये सब किया था और इन सब चीजों को करने में उसकी हेल्प गोंगमिंग ने की थी। गोंगमिंग मिसेस ली से पूछता है कि जीशन तो जी फैमिली का इकलौता ही एयर है, तो आप उसके साथ इतना बुरा क्यों करना चाहती हो, और अगर चेयरपर्सन को इस बारे में पता चलेगा तो आपके साथ क्या करेंगे। फिर मिसेस जी गोंगमिंग को बोलती हैं कि ये आदमी जीशन नहीं है, ये आदमी जिलिंग है, ये बस मेरी बेटी की आइडेंटिटी जी रहा है, ये जी फैमिली का एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और सब कुछ इसे मिल गया, जबकि जीशन के मरने के बाद सब कुछ मुझे मिलना चाहिए था क्योंकि मेरा बेटा जीशन ही जी फैमिली का एक तो एयर था। उसने हमेशा जी फैमिली के बारे में सोचा जबकि जिलिंग ने इस यूजलेस लड़की के अलावा और किसी भी चीज के बारे में कभी नहीं सोचा। पर अब इन दोनों के मरने के बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा क्योंकि जो जीशन को नहीं मिला वो मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। और फिर मिसेस जी टेम्परेचर को और ज्यादा लो करने के लिए बोलती हैं और बोलती हैं कि मैं इन लोगों को ठंड से ही मार डालना चाहती हूँ। अब जैसे ही टेम्परेचर और ज्यादा लो हो जाता है एनी और जिलिंग डोंग की हालत बहुत खराब होने लगती है। जिलिंग डोंग इस वक्त अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता, वो बस एनी को सोच रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो एनी को बाहर ले जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर उसके बहुत बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं टूटता।
क्योंकि मिस जी ने उस दरवाजे को इस तरह से लॉक करवाया था कि वो किसी के लिए भी खुलना पॉसिबल नहीं होता, और उसने आसपास के सारे सिग्नल्स भी ब्लॉक करवा दिए थे ताकि जिलिंग किसी को कॉल भी ना कर पाए, अपनी मदद को बुला ना पाए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है एनी की हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। जिलिंग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, वो एनी को फिर से अपने आप से कवर करता है और उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि अब तक एनी को बुखार आ चुका है। फिर जीशन अपना शर्ट तक उतार के एनी को पहना देता है जिससे वो और गर्म रह सके। ये सब देख करके मिसेस जी बोलती हैं कि मेरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हमारी फैमिली में भी कोई एक रोमांटिक हीरो भी हो सकता है। इस तरह से तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये अपने आप मर जाएगा। फिर मिसेस जी बोलती हैं कि मैंने सुना था कि 6 साल पहले इसने एनी को बचाने के लिए अपनी जान तक देने की ठान ली थी। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। फिर गॉन्गमिंग मिसेस जी से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको थोड़ा दुखी करने वाला हूँ। और तभी वो अपने सामने देखते हैं कि एनी और जिलिंग को बचाने के लिए वहां पे जिलिंग के लोग आ गए हैं। फिर मिसेस जी गॉन्गमिंग को बोलती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने खुद मेरी मदद करने के लिए बोला था। फिर गॉन्गमिंग मिसेस जी का गर्दन पकड़ता है और उन्हें बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं बोलता तो मुझे तुम्हारे प्लान्स के बारे में कैसे पता चलता, और शायद मैं एनी को खो देता। पर इस दुनिया में जो भी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एनी है। अगर किसी ने भी एनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। और तभी वहां पर जिलिंग के डैड प्रेसिडेंट जी भी आ जाते हैं और उनको देख के जिलिंग की स्टेप मॉम बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और उनके सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगती हैं। पर वो उनको पनिश करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की। पर फिर वो उसे पुलिस के हवाले करके गॉन्गमिंग को थैंक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनी हॉस्पिटल में होती है और उसे अचानक होश आता है। फिर वो वहां पर अपने आसपास जीशेन को नहीं देखती है तो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तभी वहां पे एक नर्स से पूछती है कि जीशन कहाँ है, तो नर्स उसे बताती है कि जीशन दूसरे रूम में है। तो जल्दी से दूसरे रूम में जाती है और वो देखती है जीशन उधर भी नहीं है। और तभी उसके पास प्रेसिडेंट जी आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। फिर एनी बोलती है कि आपका क्या मतलब है, जीशन से तो मैं कुछ दिनों पहले ही मिली हूँ। और फिर प्रेसिडेंट जी एनी को बताते हैं कि मेरे 2 बेटे थे, जीशन और जिलिंग। जिलिंग मेरा इलेजिटिमेट चाइल्ड था। जीशियन को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीशियन के मरने के बाद प्रेसिडेंट जी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए जिलिंग को ढूंढते ढूंढते आते हैं। पर जब वो जिलिंग को देखते हैं तो बहुत ही जख्मी हालत में होता है और जिलिंग को देख के उनको यकीन नहीं होता कि जिस बेटे को उन्होंने बचपन में ही अपने आप से बहुत दूर कर दिया था वो बिल्कुल जीशियन की तरह दिखता है। और वो जीशियन से पूछते हैं कि तुमने एक लड़के को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों रख दी। जिलिंग उनको बोलता है कि मेरी लाइफ है, आपसे क्या लेना देना। प्रेसिडेंट जी बो से बोलते हैं कि एक डील करते हैं, तुम जी फैमिली में आकर जीशियन की जगह ले लो और एनी को गॉन्गमिंग और गॉन्ग फैमिली से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम जी फैमिली के पावर का यूज कर सकते हो। फिर प्रेसिडेंट जी एनी को बताते हैं कि उस दिन मैंने जिलिंग को बचा तो लिया था पर उसकी बॉडी पे इतना ज्यादा अटैक होने की वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, उसके कुछ ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए थे। डॉक्टर ने बोला था कि जिलिंग के पास जीने के लिए बस 10 साल है। और ये सब जानने के बाद भी जिलिंग ने दोबारा से तुम्हें प्रोटेक्ट किया, खुद के बारे में नहीं सोचा, जिससे उसके बॉडी पे हैवी इफेक्ट हुआ है और अब उसके पास जीने के लिए बस 6 महीने बचे हैं। एनी को जिलिंग की आइडेंटिटी के बारे में सुनकर खुशी तो मिलती है पर उसको ज्यादा ट्रॉमा इस बात का लगता है कि जिलिंग के पास जीने के लिए अब बस 6 महीने हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एनी अपने घर आती है और हर जगह जिलिंग को ढूंढ रही होती है और तभी उसे रूम में जिलिंग दिखता है। उसे देखकर एनी की आंखें भर आती हैं। एनी उसके सामने जाती है और उसका नाम लेती है और उसी पल उसे किस भी कर लेती है। फिर जिलिंग भी एनी में खो जाता है और उसको टाइटली पकड़कर बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। फिर एनी और जिलिंग एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जिलिंग सो रहा होता है और एनी उसकी बाहों में होती है। एनी जिलिंग को सोता हुआ देख के बोलती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पर अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की मेरी बारी है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनी प्रेसिडेंट जी से मिलने जाती है और उनको बोलती है कि फादर अगर जिलिंग को बचाने का कोई भी तरीका है तो आप मुझे बताओ। फिर प्रेसिडेंट जी उसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक मेडिसिन है जिससे जिलिंग की जान बचाई जा सकती है पर उस मेडिसिन के लिए शायद तुम्हें अपनी जान देनी पड़ जाएगी। तो एनी बोलती है कि भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े पर मैं जिलिंग को बचा के ही रहूंगी और वो वहां से चली जाती है। फिर वो गॉन्गमिंग से जाके मिलती है। एनी को देख के गॉन्गमिंग बोलता है कि हम फिर से मिल गए, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर एनी उससे बोलती है कि मुझे वो मेडिसिन चाहिए जिससे मैं जिलिंग की जान बचा पाऊं। फिर गॉन्गमिंग एनी की तरफ आता है जहाँ पे एनी बैठी होती है, उसके चेहरे पे एक अलग ही स्ट्रेस होता है। फिर गॉन्गमिंग एनी की तरफ झुकता है और उसके गाल को सहलाते हुए बोलता है अगर तुम्हें वो मेडिसिन चाहिए तो जैसा मैं तुम्हें बोलूं तुमको वैसा करना होगा। फिर गॉन्गमिंग एनी को एक रूम में लेके आता है जहाँ पे एक पेंटिंग रखी होती है और गॉन्गमिंग ने उस पेंटिंग को ढक रखा होता है
और गॉन्गमिंग एनी को बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी। एनी बोलती है कि मैं बस 2 साल की थी जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर गॉन्गमिंग एनी से बोलता है कि तुमने लाइफ में बहुत ज्यादा झेला है, और फिर वो उस पेंटिंग से पर्दा हटा देता है और एनी देखती है कि उस पेंटिंग में जो इंसान थी वो बिल्कुल एनी की तरह थी। फिर गॉन्गमिंग एनी को अपने पास बुलाता है और उसके हाथों में पेंटिंग ब्रश देता है। पेंटिंग ब्रश देने के बाद गॉन्गमिंग एनी से बोलता है कि तुम हम तीनों की पेंटिंग ड्रॉ करो। एनी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कुछ नहीं समझ पा रही होती। तभी उसे गॉन्गमिंग बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ये पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए क्यों बोला। एनी जवाब जानना चाहती है तो गॉन्गमिंग बताता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत ही रिच और वेल्दी फैमिली होती है, पर उस फैमिली का एक कर्स होता है। उस फैमिली का हर एक बॉय एक बीमारी के साथ पैदा होगा और उसकी जान बचाने के लिए उसके सिस्टर्स को अपनी जान देनी पड़ेगी ताकि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दें और अपना ब्लड देकर अपने ब्रदर की जान बचा पाए। और इसी की वजह से उस फैमिली में बहुत सालों तक यंग लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ी। और सिर्फ सिस्टर्स को ही नहीं, कई बार मदर्स को भी मार देते थे। उनको वो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि कोई जानवर हो। यानी गॉन्गमिंग से बोलती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी किसी औरत ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। फिर गॉन्गमिंग बताता है कि 22 ईयर्स पहले एक बहादुर औरत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वो अपनी बेटी को ऐसी ही किस्मत के हाथ उसे मरने नहीं दे सकती थी। और इसीलिए उस औरत की बेली में जब एक बेबी गर्ल थी, वो अपने इकलौते बेटे को उस घर में अकेले छोड़ के उस बेबी की जान बचाने के लिए उस घर से भाग गई थी। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गॉन्ग के घर पे जिलिंग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। गॉन्गमिंग एनी को बताने ही वाला होता है कि आगे क्या हुआ था, पर तभी एनी जिलिंग की आवाज सुन लेती है। वो जिलिंग के पास जाने वाली होती है तो गॉन्गमिंग उसे रोकता है। उसका हाथ पकड़ के वो बोलता है कि तुम ये पेंटिंग कंप्लीट करो। फिर वो एनी को चेयर पर बिठाता है और उसको बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं नीचे जाकर के जिलिंग को संभालता हूँ, तुम बस अपनी पेंटिंग पे ध्यान दो और इसे कंप्लीट करो। एनी से बोलती है कि जिलिंग पहले से ही बहुत बीमार है, प्लीज उसे कुछ मत करना। एनी की जिलिंग के लिए फिक्र देखकर गॉन्गमिंग मन में सोचता है कि एनी को सिर्फ जिलिंग की परवाह है, जबकि असली बीमार तो मैं हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है। वो नीचे जाकर देखता है कि जिलिंग अपने गार्ड्स के साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिलिंग गॉन्गमिंग को बोलता है कि अभी के अभी एनी को मुझे वापस कर दो। गॉन्गमिंग बोलता है कि मैं बहुत टाइम से एनी का वेट कर रहा था, पर अब एनी फाइनली मेरे पास है तो मैं उसे तुम्हें वापस कैसे कर दूं। वैसे भी अपनी गॉन्गमिंग फैमिली से बिलोंग करती है तो ये बेहतर है कि वो मेरे पास रहे। फिर हम देखते हैं कि जिलिंग गॉन्गमिंग के सिर पे गन रखता है और उसे फाइनल वार्निंग देता है, और गॉन्गमिंग भी जिलिंग की गन गुस्से में अपने सिर पे एम कर देता है और बोलता है कि एनी को मैं अपने मरते दम तक अपने पास रखूंगा, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार दो। जिलिंग अपनी गन गॉन्गमिंग के चलाने ही वाला होता है, पर तब भी वहां पर बीच में एनी आ जाती है और वो जिलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जिलिंग के आगे आकर खड़ी हो जाती है और गॉन्गमिंग से बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जिलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर गॉन्गमिंग एनी को बोलता है कि तुम देख नहीं सकती क्या किसने किस पे गन तानी हुई है। एनी थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। गॉन्गमिंग वो बोलती है कि मैंने आपकी बताई हुई पेंटिंग फिनिश कर दी है। फिर गॉन्गमिंग को एनी अपनी पेंटिंग दिखाती है और एनी ने अपनी पेंटिंग में खुद को गॉन्गमिंग को अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए ड्रॉ किया था। गॉन्गमिंग उस पेंटिंग को देख रहा होता है और उसकी आंखें साफ बता रही होती है कि वो हमेशा से ऐसी पेंटिंग चाहता था। एनी गॉन्गमिंग को बोलने वाली होती है कि मैंने इस पेंटिंग को इस तरह से इसलिए पेंट किया, पर गॉन्गमिंग उसे बीच में ही रोक देता है। फिर वो एनी को बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम ऐसी पेंटिंग बनाओ, और बोलता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। फिर वो एनी के हाथ से पेंटिंग लेकर एनी को वो मेडिसिन दे देता है जिससे जिलिंग की जान बच सके, और एनी वो मेडिसिन लेकर जिलिंग के साथ वहां से चली जाती है। एनी के जाने के बाद हम देखते हैं कि गॉन्गमिंग जमीन पर गिर जाता है और वो अपने आप से बोलता है कि मॉम हमारी पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा खुश है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी और जिलिंग दोनों कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि गॉन्गमिंग ने सिर्फ पेंटिंग बनाने के लिए कहा और उसके बदले इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दे दी, आखिर असली में गॉन्गमिंग कौन है। और तभी वहां पे जिलिंग के मेडिसिन वाली बॉक्स से एक लेटर मिलता है और वो लेटर वो एनी को देता है। एनी उस लेटर को पढ़ती है और उसे गॉन्गमिंग ने लिखा होता है कि मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए मैं उनका जवाब इस लेटर में लिख रहा हूँ। फिर गॉन्गमिंग आगे लिखता है कि 25 साल पहले मॉम तुम्हें लेकर गॉन्ग फैमिली से चली गई थी। वो मुझे अकेला गॉन्ग फैमिली में छोड़ गई थी, इसलिए मैं पहले तुमसे नफरत करता था क्योंकि मॉम ने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा था और मॉम का प्यार सिर्फ तुम्हें मिला। इसलिए जब गॉन्ग फैमिली ने तुम पर अटैक करवाया तो सब कुछ जानते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब मुझे पता चला कि जिलिंग ने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था और मैं सोचने लगा था कि कोई किसी को अपनी जान से बढ़ के कैसे प्यार कर सकता है। पर जब मैंने जिलिंग को अपनी आंखों से खुद की परवाह ना करते हुए तुम बचाते हुए देखा तब मुझे यकीन हो गया। फिर गॉन्गमिंग आगे लिखता है कि मुझे और मॉम को कभी भी प्यार नहीं मिला, पर तुम्हारे लिए उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें जिंदगी में बहुत ज्यादा प्यार मिले, और इसी उम्मीद में मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। ये पढ़ते पढ़ते एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जिलिंग एनी को याद दिलाता है कि गॉन्गमिंग हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो। एनी अपने आंसू पोंछ करके गॉन्गमिंग को थैंक यू बोलती है और फिर
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी पेंटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके पास जिलिंग आता है और वो एनी के लिए बहुत सारे लेटर्स लेके आता है, क्योंकि एनी ने गोंग मिंग की सारी प्रॉपर्टी यंग लड़कियों को एजुकेशन में डोनेट कर दी थी। इस वजह से बहुत सारी लड़कियों ने थैंक यू लेटर्स भेजे थे। एनी बहुत लेटर्स पढ़ के खुश हो जाती है और सोचती है गोंग मिंग को भी इतनी सारी सिस्टर्स का प्यार मिल रहा है। फिर जिलिंग एनी को कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि पहले मुझे कभी तुम्हें प्रपोज करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें आज प्रपोज करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जिलिंग एनी को अपने घुटनों के बल पे बैठ के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एनी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर जिलिंग एनी को किस करता है और एनी सोचती है कि इस दुनिया में सच में गॉड होते हैं, क्योंकि तुमने हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं कहीं पर भी थी, तुमने सिर्फ मेरी तरफ कदम बढ़ाया। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।